भी बहुत आगे। इस बात पे हमें बहुत गर्व है। ईशान जो भी लिखते हैं अपने दिल से लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। पहले हमें थोड़ा लगा था कि इसकी वजह से थोड़ी सी पढ़ाई में प्रॉब्लम होने वाली है, और शायद हो सकता था कि प्रॉब्लम होती भी, लेकिन उन्होंने सब कुछ मैनेज किया। जब हम सब लोग बहुत चिंतित थे, तभी परिवार में एक सदस्य ऐसे थे जिन्होंने उनके बात को समझा, उनके इस कला को सराहा। वो थे उनके पिताजी श्री विनोद यादव जी। वो हर जगह अपने साथ इसको कवि सम्मेलन में लेके जाते थे। अपने साथ इसलिए लेके जाते थे क्योंकि बड़े बड़े कवियों से मिले, बात करे, देखे वो कैसे बोलते। और फिर इस बच्चे की एक बहुत बड़ा जुनून देखिए कि उस बच्चे ने कहा कि बहुत हो गया, अब श्रोताओं के बीच बैठना, अब मैं मंच में बैठूंगा, अब वक्ता बनूंगा। और आज देखिए उसने सिद्ध भी किया है कि वो वक्ता है और बहुत अच्छा वक्ता है। मुझे इस पर सच में बहुत गर्व है। इसका जन्म 2 मार्च 2008 को हुआ था। 2 मार्च को आपको सभी को पता होगा एक और महान हस्ती का जन्म हुआ था, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। 2 अक्टूबर को हुआ था, तिथि बोली है 2 अक्टूबर को हुआ था, पर इनका 2 मार्च को हुआ है। सेम है, डेट सेम है। फाइनेंशियल ईयर है। हाँ जी 2 मार्च को हुआ है, उनका 2 अक्टूबर को हुआ था। मैंने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों में एक समानता है। उन्होंने देश के लिए और मातृभूमि के लिए संघर्ष किया था। ये मातृभाषा के लिए संघर्ष करने के लिए खड़े हुए हैं। इस बात पर बहुत बहुत गर्व है कि आज का बच्चा जो इंग्लिश के पीछे भागता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इंग्लिश के पीछे भागता है, वो एक ऐसा बच्चा है जो हिंदी को अपना सम्मान दिलाना चाहता है। जो हिंदी शायद हम लोग बोलने में थोड़ा सा ये लगता है कि बोल देंगे तो शायद हम अनएजुकेटेड कहलाएंगे, लेकिन ये बच्चा है जो हिंदी को अपना सम्मान वापस दिला के रहेगा, और मुझे पूरा यकीन है एक दिन जरूर दिलाएगा। थैंक यू। आज हिंदी दिल की भाषा है, मातृभाषा ही नहीं बाजार की भी भाषा है। और हिंदी को साइड में करके ना कोई बाजार चल सकता, ना कोई विद्यालय। अब हिंदी के साथ जब बच्चों के साथ में यदि साहित्य की, कविता की, वाद की, संवाद की बात के साथ उनसे खेलने का मन हो, तो एक ऐसे सुखद क्षण होते हैं कि उनसे बातचीत में अनगिनत ऐसे प्रयोग संयोग हो जाते हैं जो बाद में बहुत बड़ी दिशा भी तय कर देते हैं। निदा फाजली की वो बात कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, क्यों ना बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद दूर तो चलो यो कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को खिलाया जाए। आज कुल मिला के जो कार्यक्रम का जो बड़ा काम है वो ये है कि हम उम्मीद और भविष्य के साथ हम एक तालमेल बैठाने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और इससे पहले कि उसके कविता संग्रह का विमोचन हो, सभी पत्रकार साथी चाहते थे कि ये क्षण पहले हो जाए ताकि उनके कैमरे में कैद हो जाए। कैमरा के जो साथी हैं वो अपने अपने फोटो लेके भेज दें और फिर हम अपनी बातचीत करें। यदि मंच आज्ञा दे तो मैं सबसे पहले इस विमोचन का वो कर देता हूँ। भाई सूरज जी और राहुल भाई, इससे पहले कि विमोचन हो, इसकी किताब का जो टाइटल कवर है उसका एक कर्टेन रेजर इसके साथियों ने तैयार किया है। राहुल सर और पवन जी जो है उनसे आग्रह है, ये ईगल जिस पे टाइटल कवर है उसको सबसे पहले यहाँ, बल्कि इसको इस जगह लगाना, यहीं से यहाँ सेंटर में लगा ले, फिर ये लोग आगे उठ के आएंगे ना, यहाँ लगा दे। हाँ यहाँ उपस्थित है, उनका
हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ हाँ से क्या अध्यक्षा मुख्य अतिथि भाई प्रताप फौजदार, आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी, डॉक्टर कुमार मनोज साहब, रंजीत सामा जी और आदरणीय मंजू दीक्षित जी, आप कृपया अपने हाथों से इसके टाइटल कवर का जो ये पर्दा है इसको आगे नहीं मैं आगे नहीं सर, आप भी आ जाइए। डॉक्टर ईशान यादव जी प्लीज आप आ जाओ भाई नहीं पे ऐसे खड़े रहिए, आगे आओ सर। अरे आगे से आप सामने से अरे लीजिए राहुल बाबू, ये इसका ये पर्दा संभालो। हाँ ये लो। थोड़ा सा पीछे आइए, गेस्टों को आने दीजिए। सर आइए आगे, ईशान थोड़ा सा आप बेटा कद में आ जाइए, ऐसे ये सारे बच्चों के फोटो आ गए भाई। अब एक किताब के साथ इसको हटा के करवा देते हैं। हाँ लोग बैठे हुए हैं तो उन्हीं के से शुरुआत करनी आप भी बैठ चाहिए। जाते, और खंबा आ गया बीच में। नहीं, जब फौजदार जी हैं यहाँ पे तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहूंगा। बस मैं यही कहता हूँ कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि मेरा नाम राजीव जो है उसको और आगे पहुँचाया जाए, तो मेरी तरफ से दुगनी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा शुभकामनाएं आपको पहुँच रही है। आदरणीय डॉक्टर डीवी सिंह साहब हम लोगों के मध्य उपस्थित है। डॉक्टर डीवी सिंह साहब से मैं प्रार्थना है प्लीज। अभी रुक जा। उपस्थित इस काव्य गाथा और काव्य ग्रंथ के मसीहा, क्योंकि मैं फिजिक्स का साइंस का छात्र होते हुए भी बचपन से ही मेरे अंदर हिंदी का जो प्रादुर्भाव रहा, मैं ये कहूंगा कि मेरे रग रग में समाया हुआ था। आज मैं ऐसे महान कवियों को, जिन्होंने हिंदी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मैं बड़े आदर के साथ में उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं सरदार जी की जिनकी प्रेरणा से जरा इन्हें संतुष्ट करें, बाइक दे। और जिन्होंने बचपन से ही ये शिक्षा दी, ये भावहीन समाज है। हमने हर तरफ तभी क्या कहना चाहिए, योगा कभी किशोर कवि है, पुस्तक का विमोचन किया है। ये भावहीन समाज है, हमने हर तरफ देखी है, लोगों के घर में की बरकत देखी है। हमने तो नहीं समझा है आखिर क्षण को कहने वालों की पहले कभी नहीं देखी। उम्र 13 साल और मानसिक कम से कम 25 साल। शारीरिक उम्र 13 साल है, लेकिन ईशान की मानसिक उम्र जो है कम से कम 25 साल। मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे, जिन शब्दों का संयोजन, जिस तरीके से उन्हें साहित्य का ज्ञान है और जिस तरीके से वो सब्जेक्ट उठाते हैं और उसकी गहराई तक पहुँचते हैं और उसको इस तरीके से रखते हैं कि पाठक की समझ में या श्रोता की समझ में तुरंत आ जाए। ये इतना बड़ा ज्ञान इस उम्र में विलक्षणता, मैं बहुत बात कर रहा हूँ। मैंने 2-2,5 हज़ार
जो हिंदी के बड़े बड़े प्रोफेसर थे, जिनके 2-3 साहित्यिक मंचों के भी किए, वो हिंदी के नाम पे चाहे आर्थिक किसी भी प्रकार का सहयोग करने को तैयार है, और यही कारण है कि आज भी देश के अंदर ये लेकिन मेरा प्रयास है। देखिए, और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि हिंदी को कभी रोजगार से नहीं जोड़ा गया। आप एक बात हमेशा देखिए, अपने आप मिलेगा। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तो सब लोग मेरे लिए सम्मानजनक हैं, जितने भी लोग आए। मंच पे भी जो हस्तियाँ थी, प्रताप फौजदार जी मेरे काव्य के गुरु थे, मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मैं ये मानता हूँ हिंदी काव्य के सबसे बड़ा हास्य के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन अपनी गंभीर कविताओं को भी उन्होंने साहित्य के प्रकाश में स्वर्णिम रश्मि से संचित करने का कार्य किया है। मैं उनको भी सहृदय बधाई प्रणाम करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लोग आए, आप लोग आए, बहुत बहुत इनका नाम लक्ष्मी शर्मा जी। देखिए, मैं ये मानता हूँ, ये मुझे पढ़ाती मेरी गुरु है और बहन भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही, जब मैंने कहा कि जब शुरुआत करी तो सब लोगों का विरोध था, ये बात नहीं शुरुआत में। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने मुझे मंच में बोलते सुना, तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई विरोध रहा या कभी मैं कुछ करने रहा हूँ तो मुझे रोका या टोका, कुछ ऐसा नहीं है। आज मेरे साथ है, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, और अच्छा देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, आप सब लोग आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरा प्रयास है, माँ हिंदी को मैं एक आंदोलन चला चाहता हूँ पूरे देश के अंदर, माँ हिंदी को रोजगार से जोड़ने के लिए, जिसका नाम होगा जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया। तो कितने मंचों पर गए उससे पहले, कैसे प्रेरणा मिली इतनी कम उम्र में काव्य सम्मेलनों में जाने की? देखिए, मैं पिछले 2-3 वर्षों से स्वरचित रचनाओं को रच रहा हूँ, और मैंने दर्जनों अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मंचों पर शिरकत करी है। डॉक्टर मनोज जी द्वारा, मनोज जी, प्रताप फौजदार जी, मंजू दीक्षित जी, एलिश अवस्थी जी, सरस मुस्तानी जी, पदम अलविला, जैसे मैंने अनेकों साहित्य की महारथियों के साथ मंचों पर शिरकत करी है। वो मेरा प्रयास है, मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कुमार शाह जी। तो कौन सा रस रहता है, वीर रस है या हास्य, किस तरह? मैं खोज में ज़्यादातर लिखता हूँ, वीर रस में ज़्यादातर लिखता हूँ, और किताब में भी हिंदी विषय वस्तु, तो राष्ट्रीय विषय वस्तु आधारित ही रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक, थैंक यू। और आगे बढ़ना है तो ये सब करना होगा। मैं बेहद आदर के साथ शुभकामनाओं के लिए डॉक्टर डी.वी. शर्मा से प्रार्थना करता हूँ, अपनी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में हड्डी के डॉक्टर को बुलाना जैसे कबाब में हड्डी है ना, कविताओं के बीच में, तो लेकिन ये कहावत शायद इसलिए बनी होगी कि जो है वो कंट्रास्ट कर दिया जाता है। हड्डी में ना कोई इमोशन है, तो कड़ा ही कड़ा है मामला, और यहाँ इमोशन की गंगा बह रही, तो अब वो बात अलग है। हाँ, हाँ। तो आज सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपने इस बालक का अभिनंदन किया, उसको प्रतिभा को सराहा और बिखेरा नहीं, निखारा है, मैं ये कहूँगा। और आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि इतना आपने एक बच्चे की इतनी हौसला अफजाई की है, और साहित्य सृजन में जो उसने काम किया है वास्तव में अविस्मरणीय है। मैं दिल से, तहे दिल से सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना छोटे बच्चे ने जो कविता लिखी है, मैंने पहले नहीं पढ़ी, अभी मैंने देखा जिस तरीके से उन्होंने अपने दिल के उद्गार इसमें समर्पित किए हैं, वो काबिल तारीफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक नन्हा बीज जो पौधा बन चुका है, वो बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा एक दिन। और इसी वृक्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ शानदेव को, और आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे
यहाँ आने का अवसर दिया। थैंक यू। हमारे मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथि संगीत नाटक एकेडमी के सदस्य और फिल्म निर्माता भाई रंजीत सामा उपस्थित हैं। अच्छा अभी अनुपस्थित हुए, आ जाएंगे, बाइक दे रहे आ रहे होंगे। मैं हाँ इस मौके पर एक जो बेहद गौरवशाली क्षण है, इस मंच को ईशान के साथ इस समय जो ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण हासिल हुआ वो ये रहा कि भाई प्रताप फौजदार, डॉक्टर कुमार मनोज, इन दोनों ने इस विमोचन में यहाँ अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा गठबंधन बनाया। प्रारंभिक से और अब तक बहुत कुछ करा और उनके कारण या उनके मार्गदर्शन और निर्देशन में ये कविता संग्रह के जो 40, 50, 51 कविता जो है वो आज पूरा हो सका। डॉक्टर कुमार मनोज से मेरी प्रार्थना है कि बात तो कहें, अगर उसके साथ बात कम हो और कविता ज्यादा हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। ईशान प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंचस्थ हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य जन। आज का ये उत्सव बहुत विशेष है। मैं क्या कहूँ, मुझे मासूम गाजियाबाद साहब की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने कहीं लिखा कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा बनने का मौका देते हैं। बीज किसी बंजर भूमि में डाला जाए, खेत में डाला जाए या कहीं भी होता है तो बीज की अपनी प्रवृत्ति होती है उगना, लेकिन बीज को पनपने लायक परिस्थितियां देना ये उस वातावरण का, उस माहौल का काम होता है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं ये विशेष तौर पर बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ ईशान के पिता डॉक्टर विनोद जी को और उनकी माता जी को, जिन्होंने इस बच्चे को संवारने में, इसकी प्रतिभा को पहचानने में अपना पूरा समय दिया और उसको पुष्पित होने में, पल्लवित होने में पूरी तरह से अपने जीवन का सर्वस्व समय लगा दिया, तन मन धन से उसको आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं चाहता हूँ एक बार उनके माता पिता के लिए पूरा सदन तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करे। मैंने एक शेर में कहा था कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। जब पिता इस स्तर पर काम करके औलाद को बढ़ा सकता है तो विनोद जी ने अपनी जो योग्यता थी, जो क्षमता थी, उसके माध्यम से इस बच्चे को जो एक मौका देना चाहिए था वो भरपूर दिया। और ईशान के बारे में मैं क्या कहूँ, डॉक्टर मंजू दीक्षित इस मंच पर उपस्थित हैं। इन्होंने मुझे एक बार फोन किया कि मनोज एक लड़का है, अद्भुत है। तो आमतौर पर लोग ऐसे फोन करते हैं। एक्चुअली मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ शूटिंग होती है, हम नए नए कवियों को लाते हैं, उनका वीडियो वगैरह शूट करते हैं और फिर वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं। तो ज़्यादातर जो कवि होते हैं उनके बारे में यही आता है कि साहब बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत बढ़िया लिखते हैं, आप इनको मौका दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने जब मुझसे कहा कि एक लड़का है, तो मैं सच कहूँ उस समय मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि जैसे लोग सिफारिश करते हैं। इन्होंने फिर उनकी मुझे 4 पंक्तियां सुनाई उस बच्चे की। मैंने पंक्तियां सुनी और मैं सच कहूँ अंदर से थ्रिल जैसा जो होता है वो हुआ। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप इसको लेकर आइए स्टूडियो। मंजू जी, विनोद जी, उनकी माता जी और ईशान, ये सारे लोग वहाँ पहुँचे।
पहला वीडियो हमने इनका विधिवत शूट किया वहाँ प्रशस्ति स्टूडियो में लखनऊ में, और आप यकीन मानिए मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, प्रताप जी से लेकर सारे लोगों के वीडियोस हमारे चैनल पर आते हैं, लेकिन इस बच्चे के वीडियो ने केवल 5 दिन में 5.5 लाख व्यूज जुटा लिए। ये मेरे लिए मतलब अप्रत्याशित था कि एक छोटा सा बच्चा, और जब मैंने इसको मंच पर परफॉर्म करते वहां देखा तो मुझे अंदर से मतलब ऐसा लगा कि ये बच्चा आगे चलकर पता नहीं कितना बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि इसको सही दिशा भी मिल रही है। मंजू जी जैसे लोग जिन्होंने, आप यहाँ कहना बड़ी बात होगी, प्रताप जी बैठे हैं जो आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं, हम जैसे लोग, हिंदी कविता के बड़े नाम डॉक्टर कुमार विश्वास, शुरुआती दिनों में मंजू जी ने हम लोगों को खूब मंच दिए हैं। जब हम लोग बिल्कुल नए नए कवि सम्मेलन में आए थे तो ऐसा मजा हुआ, हाथ जिस बच्चे की उंगली पकड़ लेगा वो निश्चित तौर पर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। एक बार मंजू जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत आगे तक जाना है ईशान को। मैं जानता हूँ, एक शेर मुझे याद आया, किसी शायर ने लिखा कि अभी जब कम सिनी में ही कद 6-7 फुट का है, जवानी में तो मुमकिन है कुतुम्बी नार हो जाए। जब ये अपनी उम्र पर पहुंचेगा तो ये क्या करेगा। सही माहौल है, सही लोग हैं, सारा वातावरण उसके अनुकूल है। कृष्ण अर्जुन जब तीर कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए, सबसे बड़ा होता है कि अच्छा माहौल देना, सही टाइमिंग पर आदमी को सही उचित शिक्षा देना। सामने उसके परिवारीजन खड़े हैं, अर्जुन गांडीव रख के बैठ जाते हैं, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने कहा क्लेव्यम मां स्म गम्हा पार्थ नैतक्ति वै पपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम व्यक्तोत्तिष्ठ परम तथा। हे अर्जुन, यही सही टाइम है। इस समय कायरता को प्राप्त नहीं होना है। इस समय अगर तुमने हार मान ली तो जीवन भर कायर कहलाओगे। यही वो वक्त है जब जागना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो पहरुए के रूप में, जगाने वाले के रूप में, जागरण देने वाले हैं भाई ईशान को। इसलिए मुझे पूरा आश्वस्त मैं अंदर से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ईशान हिंदी कवि सम्मेलन, और न केवल कवि सम्मेलन, वो उसका सपना IAS बनने का है। और जिस तरह की उसकी पढ़ाई लिखाई है, जिस तरह से उसकी जो सारी जो टाइमिंग है अपने काम करने की, सब में जो संतुलन बनाने की जो एक तरीका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भविष्य में आप ये मानिए कि आपको एक अच्छा कवि, अच्छा लेखक तो मिलने वाला है ही, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी आपको मिलेगा, ऐसा मेरा हृदय से आशीर्वाद है। मैं चाहता हूँ कि ईशान अपने जीवन की समस्त जो उसने सपने देखे हों पूरे करें। और भाई प्रताप जी हैं, हम जैसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम किया है, हमारे पास जो भी जितने संसाधन हैं, मैं सारे संसाधनों के साथ उनके माता पिता को आश्वस्त करता हूँ कि ईशान के साथ खड़ा हूँ। आप जब भी आदेश करेंगे हम लोग आपकी सेवा में हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः ईशान को बहुत बहुत बधाई कि उसकी ये पुस्तक लोग पसंद करें, मेरे दिल के उद्गार आम जनमानस में जाए और सारे लोग उसे हृदय से लगाकर स्वीकार करें। धन्यवाद। मनोज जी ने मालामाल कर दिया। मैं ये कहूँ कि खुल्लर साहब का वो शेर के पाँव खुद के हैं जरूरी हर सफर के वास्ते, सिर्फ जूते की मदद से किस तरह चल पाएगा। दौर इस समय ऐसा है। भाई रंजीत सामा जी प्लीज बच्चे को अपना आशीर्वाद दें। कुछ खूबियां होती हैं बच्चे में जो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। आज जब एक किताब के अंदर सब जो VIP लिस्ट में बैठे हुए थे, आज शायद जीवन में मैंने पहली बार आशीर्वाद देते हुए इसका इतना असर हुआ, मैं इंग्लिश में साइन करता हूँ, मैंने हिंदी में साइन किया। एक बात। दूसरा, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज
क्योंकि मेरा 40 साल का फिल्म का कैरियर है, तो मैं एक बात कही जाती है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये साबित करेगा। पहले आगरे शहर का नाम करेगा, फिर प्रदेश का करेगा, और ये फिर पूरे देश का नाम रोशन करेगा। ये आप लिख कर रख लीजिए, मेरा पूरा आशीर्वाद है। और अगली प्रोडक्शन में इस बच्चे से एक गीत मैं जरूर सब लोगों के सामने कह रहा हूँ, लिखवाऊंगा 5-6 महीने के अंदर, और पेमेंट भी जो मांगेगा वो पेमेंट मैं इसको लिखवाऊंगा, तभी फिल्माऊंगा। क्योंकि मैं प्रोड्यूसर वैसा नहीं हूँ कि जो कहते हैं अनाउंसमेंट करते हैं और फिर बनाते नहीं हैं। जिस आदमी ने अपनी लाइफ में 24 फिल्में बना चुका हो, और ये सौभाग्य मुझे केला देवी का है, क्योंकि मेरी पहली फिल्म ही जय करोली माँ थी, जो हिंदुस्तान में 10 जगह सिल्वर जुबली हुई थी। उसके बाद मैं आगे चलता गया। बच्चे को मेरा पूरा आशीर्वाद। अभी हो गया, आप मंजू जी बोले तब उधर बैठना, बैठो वो रंजीत भाई बैठे। मैं हमेशा दर्शक वाला हूँ। नहीं, अरे मंजू जी आपको बुला रहा हूँ ना, तब तक ये उसमें बैठ जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे नहीं, अब आपको दर्शक में अच्छा लगता हूँ। मैं ये देखता रहता हूँ। मैं बेहद आदर के साथ बिना किसी भूमिका के इस कार्यक्रम की, यदि मैं कहूँ जो कल्पना थी वो मंजू जी की देन है। मैं बेहद आदर के साथ कह रहा हूँ, आप आए और अपनी बात कहें, कविता कहें। आप आए तो वो बाद में बोल लेना। हाँ, पहले आप आओ। हाँ, वो अध्यक्ष हैं, आपके बाद ही ये दोनों भोजन तैयार। भोजन की इतनी चिंता नहीं है, अभी आपके विचार होंगी। जैसे जो आप कह रही हैं वो मैं मंजू दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और आज मुझे ये बच्चे को जब मैंने पहली बार देखा था, मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है जब ये मेरे पास में बैठता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे 45 साल के कवि सम्मेलनों में, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में खूब गई, लेकिन मुझे ऐसा बच्चा नहीं मिला। मैं सही बता रही हूँ आप लोगों को। लेकिन जिस दिन ये बच्चा मुझे मिला था तो मुझे ऐसा लगा ये बच्चा बड़ा एटीट्यूड वाला है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके बारे में जाना तो इसका ना तो कोई दोस्त, ना कभी खेलता है ये, ना कभी कुछ टीवी देखता है, ना मोबाइल देखता है। रात को 9 बजे से लेकर सुबह जो बच्चा 3 बजे तक सिर्फ साहित्य को देखता है मोबाइल में, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। इसकी मम्मी भी बार बार ये देखती है कि ये पबजी वगैरह तो नहीं खेल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ये क्या करूं, लेकिन थोड़ा सा ये बच्चा, इसको जरा जगह जगह बताना जरूर पड़ता है, क्योंकि 13 साल का बच्चा कोई ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं होता है। कितनी बुद्धि हो सकते हैं, उसने अपने विवेक और ज्ञान से बहुत अच्छा कार्य किया है। और इसके मम्मी पापा को मैं इतनी बधाई देती हूँ। इतने अच्छे संस्कार मैंने पहली बार देखे हैं। जो बच्चा कभी मिस लैंग्वेज यूज नहीं की उसने कभी भी। मतलब किसी बच्चे के साथ में सिर्फ मैंने देखा है, आजकल जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, और कोरोना में मैंने ये देखा कि हर बच्चा कोई टीवी में मस्त है, कोई मोबाइल में मस्त है, कोई अवे तवे की भाषा का प्रयोग करता है। इस बच्चे को मैंने कभी इस भाषा को नहीं यूज किया करते हुए देखा। मुझे गर्व है इस बच्चे के लिए। और हकीकत तो यही है कि अभी मेरे भाई ने बताया कि IAS अफसर बनेगा। ये IAS अफसर ही इसके पापा का उद्देश्य है, इसकी मम्मी का भी, क्योंकि दोनों ही केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, आगरा कॉलेज में, उनकी मम्मी भी प्रोफेसर हैं। तो जब इतनी अच्छी उस जगह पर है तो फिर स्वाभाविक बात है। लेकिन इतने अच्छे, चाहे कितने ही बढ़िया प्रोफेसर हों आज के टाइम में, लेकिन मैंने उनके बच्चे कोई खास अच्छे नहीं देखे हैं। बहुत कम लोग देखे हैं, 30% ऐसे लोग देखे हैं कि जो अपने बच्चों को बहुत शालीनता से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन इस बच्चे को मैंने पहली बार देखा है। मेरी उम्र भी इतनी हो चुकी है, 64 साल की मेरी उम्र है। मैंने 64 साल की उम्र में मैंने इस बच्चे को देखा है। आज पहली बार ऐसा बच्चा पहली बार देखा है। मैं इसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये इतना आसमान छुए ये बच्चा कि मुझे बहुत अच्छा लगे। जिस तरीके से मैंने कुमार विश्वास, प्रताप फौजदार जी मेरे समक्ष उपस्थित हैं, छोटे भाई हैं मेरे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखकर। जब ये शुरू में ये मंचों पर आए थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्या पढ़ेंगे। लेकिन सरदार ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि जैसे कान मैल निकालने वाले या
ट्रक ड्राइवर ट्रक ड्राइवर या फिर ताला चाबी बनाने वाले है ना भैया, सही बात है, हकीकत बता रही हूँ। लेकिन ये इतने महान व्यक्तित्व रियली बता रही हूँ, मुझे सरदारों से बड़ी घृणा थी, लेकिन जिस दिन से सरदार प्रताप फौजदार मुझे मिले, मुझे रियली भैया वही करना मुझे बहुत घृणा थी। क्यों थी बाबा, अजीब सी, जैसे ड्रिंक किए हुए, बड़े अजीब सा लगता था, महसूस होता था मुझे। ड्रिंक किए हुए, लाल लाल आंखें, किसी की तरफ देखना, किसी महिला की तरफ देखना तो बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन मैंने इनके अंदर एक महान बात ये देखी, जब भी किसी महिला के पास बैठती हूँ पहले शालीनता से, तो मैंने इनकी हर बात को वही वॉच करते हुए मैं इनको हर जगह लेने के लिए, मैं कहा चलो भैया वहाँ कभी सम्मेलन में चलना है, चलो भैया वहाँ कभी सम्मेलन में चलना है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर कई लोग बोलते भी थे इनकी हाइट पर्सनालिटी को देखते हुए, आज तो ये सूट में है, वैसे सूट में रहते हैं शुरू से ही, लेकिन शुरू में जब इनको देखा था मैंने तो नील लगा हुआ कुर्ता पजामा, नील लगा के, जो वो वाला भी नील वो जो सभी पहनते थे, वो उजाला वगैरह ये सब बाद में आए थे, लेकिन उसको देखते हुए मैंने कहा अरे भाई क्या कभी बनेंगे ये, भाई क्या हंसाएंगे लोगों को। लेकिन जब इन्होंने अपने आसमान को छुआ ना, बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया, राजू श्रीवास्तव को पीछे छोड़ दिया, और बड़े बड़े जितने भी हास्य के कलाकार हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 विनर आगरा का नाम रोशन किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मुझे बधाई देती हूँ। ऐसे मेरे ये जो भाई है, मुझे गर्व होता है इनको अपना भाई कहने में। जो पहले जो बात कही थी उस बात को मत ध्यान दीजिएगा, किसी को बात ध्यान दीजिएगा। और मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस इसके मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, इसके पूरे परिवार को बहुत बधाई देती हूँ, यहाँ आई हुई मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और डॉक्टर टीवी शर्मा जी और डॉक्टर अलका सेन जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये मैंने इनको बहुत, मेरा मन था कि मेरे इस कार्यक्रम में आए और मैं इस बच्चे को आशीर्वाद दें, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको धन्यवाद देती हूँ। चंद्रकांत त्रिपाठी जी यहाँ उपस्थित हैं, सामा जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनकी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सूरज तिवारी जी समक्ष खड़े हुए हैं, अरुण उपाध्याय, इन सब की मेहनत और मीडिया कर्मियों की मेहनत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। विनोद जी मेरे सामने बैठे हैं, इसके पापा, उनको आखिरी बार बधाई देती हूँ। और इतनी तहे दिल से आभारी हूँ उनकी मैं कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे बुलाया तो इसलिए था कि बच्चे के पास मुझे बैठना बहुत जरूरी था। बच्चा थोड़ा सा, हालांकि इस टाइप का नहीं, पहले बहुत नर्वस होता था, लेकिन अब ये बच्चा नर्वस नहीं होता है, अब ये मुझे नर्वस कर देता है। संगत वाली बात नहीं है, ये भी मेरे छोटे भाई, हमारे मंच के सब लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं और कुछ नहीं कहूंगी, इतना ही कहूंगी, बस से काफी हो गया इतना। बस कि मेरे लिए तो इतना ही कहा गया था कि मैं सबको, मैं खाने के लिए, जलपान के लिए न बोलूं। लेकिन अभी ये है कि अभी हमारी अध्यक्षा बैठी हुई है, हमारी अध्यक्षा बैठी हुई है, और अभी प्रताप फौजदार जी, क्योंकि आज मुख्य अतिथि हैं ये, इनको भी बोलना है। यहाँ ताला चाबी नहीं भेजेंगे, कविता बहुत आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, ये मेरा दावा है। ये आपको तो आप जानते हैं, आप लोगों ने बहुत फेमस हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। और अभी भी ये शूटिंग से चले आ रहे हैं सीधे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ईशान की। आशीर्वाद के लिए मैं बस आपसे और कुछ नहीं कहूँगी, इतना ही। थैंक यू। मंजू जी ने सारी बातचीत बता दी, और अब हमारे कृतज्ञता और सम्मान का जो एक क्रम था, पूनम वर्मा जी यहाँ उपस्थित है। मेरी प्रार्थना है आप यहाँ आए। ये ईशान की टीचर हैं, शिक्षिका हैं, उसको समझा रही हैं, बता रही हैं, झेल रही हैं। आइए बीचों बीच में आ जाइए पूनम जी, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं बेहद आदर के साथ आदरणीय डॉक्टर चंद्रकांत त्रिपाठी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो पूनम जी का शाल उड़ाकर सम्मान करने है, पूरा है। और इतने सारे महान लोग यहाँ पर हैं, मुझे नहीं लगता मैं कुछ ज्यादा अच्छा बोल पाऊंगी। और ईशान को मैंने जब ये 6th क्लास में था, तब मैंने एक बार इसको, मैं सब्स्टिट्यूशन था मेरा, और मैं उस क्लास में गई तो सारे बच्चों ने बताया कि ये बहुत अच्छा बोलता है, कविताएं लिखता है। और उस समय इसने मुझे बहुत अच्छी कविताएं सुनाई क्लास में, और बहुत ही गजब का आत्मविश्वास था। और मुझे जो आज इतना सम्मान दिया गया है, वो उसके शायद मैं
मुझे लगता है इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो बहुत मानता है मुझे तब से। मुझे लगा कि इसे कुछ मंच मिलना चाहिए और मैं इसको एक जगह लेकर गई थी जहाँ ये सभी से मिला। बस उसके बाद बहुत अच्छा इसने मुझे धन्यवाद आज तक देता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ईशान, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद, तुम ऐसे ही नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। अच्छी बात, सच्ची बात। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो कोट कि छोटे बच्चों पर इन्वेस्टमेंट करने की सबसे अच्छी चीज उसको समय और अच्छे संस्कार मिले। याद रहे कि एक गुणवान बालक का निर्माण 100 विद्यालय के निर्माण से बड़ा है। ये इस 12-13 साल के बच्चे के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। और अब मैं यदि ये कहूं कि भाई प्रताप फौजदार आए, मैं चाहूंगा कि ईशान तुम आकर अपनी बात जल्दी से, तेजी से, अच्छे से कर दो। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। प्रथम पंक्ति में उपस्थित हमारे कुलगुरु एवं संस्कृत के प्रकांड पंडित श्री संतोष सारस्वत जी, मंचासीन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और साहित्य के प्रकाश पुंज में अपनी कविताओं को स्वर्णिम रश्मियों से अभिसिंचित और अलंकृत करने का कार्य करने वाले श्री प्रताप फौजदार जी, गीतों और गजलों का एक ऐसा नाम जिन्होंने दशकों तक हिंदी कवि सम्मेलन मंचों पर एक तरफा राज किया, डॉक्टर मंजू दीक्षित जी। डॉक्टर मंजू दीक्षित जी हिंदी के एक ऐसे मूर्धन्य रचनाकार और केंद्रीय हिंदी संस्थान के कुल सचिव, एक ऐसे मूर्धन्य रचनाकार जिनके कुशल निर्देशन में हिंदी भाषा का विकास पिछले कई वर्षों से देशों विदेशों में हुआ है। डॉक्टर चंद्रकांत त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश संगीत एवं नाट्य अकादमी के सदस्य एवं सुधि समीक्षक श्री रंजीत सामा जी, आरबीएस की पूर्व प्राचार्य एवं वरिष्ठ लेखिका सुषमा सिंह जी एवं सुधि श्रोतागण। प्रथम पंक्ति में मेरे समक्ष जो लोग उपस्थित हैं, डॉक्टर ईशान यादव जी, एक बहुत ही ऐसे डॉक्टर जिन्होंने लाखों लोगों की आंखों को रोशनी देने का काम किया है, उदार मना के धनी सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आगरा सर, आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आगरा प्रेम की धरती है। आगरा में शुरू से ही कई साहित्यिक विभूतियों का जन्म हुआ। आगरा अपने आप में ही, आगरा के अंदर एक ऐसी धरती है आगरा जहां अनेकों साहित्यकार पैदा हुए और की वो जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रहा। सूरदास, मिर्जा गालिब, रांगेब राघव, अमृतलाल नागर, राजेंद्र यादव जी, अचला नागर, और आज के समय में देखा जाए तो सोम ठाकुर जी और श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी जैसी अनेकों साहित्यिक विभूतियों का आगरा की धरती पे जन्म हुआ। तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद आगरा के सबसे बड़े साहित्यिक अनुष्ठान में मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्री सूरज तिवारी जी ने। वो शब्दों के सूरज और जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां सूरज तिवारी जी की बजाय। जैसा कि मैंने कहा, एक थोड़े से समय में मुझे अपनी बात रखनी है, तो मेरी कहानी मेरी जुबानी में अगर आप जाएं तो मुझे 7 वर्ष की आयु से कवि सम्मेलनों में कविता सुनने जाने का शौक है। मैं अपने पिताजी के साथ शुरू से ही कवि सम्मेलनों में कविता सुनने जाया करता था और उन्होंने मेरी प्रतिभा को कभी नकारा नहीं, कभी मुझे हतोत्साहित नहीं किया, मेरा सदा बहुत सहयोग किया, जिसके लिए मैं उनका सहृदय आभारी हूँ। जब मैंने पहली कोई पंक्तियां लिखी थी तो मेरे यहाँ परिवार के लोग उपस्थित हैं, उन सबका विरोध था। मेरी माता जी बैठी हुई है, मेरी गुरु, मेरी बहन, दीदी बैठी हुई है, सब लोगों का विरोध था। एक ऐसे समय में मेरे पिताजी ने मेरा सहयोग किया और मेरे माता पिता के गुरु डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी जी, हमारा दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, उनके घर गया, उन्होंने बहुत मुझे उत्साहवर्धन किया और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी साहित्य में कुछ लिखना चाहिए और साहित्य में कुछ करना चाहिए। मेरा लक्ष्य सिर्फ माँ हिंदी को उसको खोआ हुआ सम्मान दिलाना है। मैं माँ हिंदी को रोजगार से जोड़ने के लिए पूरे देश में एक आंदोलन चलाना चाहता हूँ जिसका नाम जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने वाला होगा। हिंदी का भाषा का मैं विकास चाहता हूँ और मैं देखिए किसी भी भाषा के प्रति सम्मान या सम्मान की भावना प्रकट नहीं करता हूँ। मेरे मुताबिक हर भाषा को सीखना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश।
बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न योर मदर टंग। तो मेरा ये मानना है कि हमको हिंदी को भी सीखना चाहिए, हिंदी जो आज हीन भावना से देखी जाने लगी, और इस सब का अगर कोई उपाय है तो माँ हिंदी को रोजगार से जोड़ने का है, जिसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और अपने लक्ष्य का, जैसे मैं बताया कि जो मेरा लक्ष्य है, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। आज स्वर्गीय राहत इंदौरी जी की पुण्यतिथि है। मैं उनकी दो पंक्तियां, मैंने जिनको अपने जीवन में गांठ बांध के रखा है, उनकी दो पंक्तियां इस मंच से कोट करना चाहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, और अगली पंक्ति पे आप सबका मुझको समर्थन मुझ तक आए कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्ला होगा चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पर। तो और मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, जैसे कहा कि आजकल के बच्चे पबजी खेल रहे हैं, या फिर मैं ये भी नहीं कहता, हालांकि मैंने इस पुस्तक में जो भी लिखा, मैं ये नहीं कहता मैंने अच्छा लिखा या बुरा लिखा, मैंने जो भी लिखा उसमें शिद्दत की कोई कमी नहीं है। मंच पे बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरी पुस्तक में हो सकता हूँ उतनी अच्छी ना हो जितनी इनके मिसरे हो, लेकिन जो भी लिखा उसमें मेहनत की, शिद्दत की कोई कमी नहीं है, ये बात मैं इस मंच से कहता हूँ। और मेरा, जब लोग पूछते हैं कि तुम, जब आजकल की जो पीढ़ी है जिन्हें इंटरेस्ट कलाकार बनने में है, जिनकी रुचि कलाकार बनने में है, उन्हें बॉलीवुड, और जो पढ़ने में होशियार है वो आधुनिक शिक्षा में लीन है, तो तुम्हारी हिंदी के प्रति तुम्हारी रुचि क्यों है? तो मैंने चार ही पंक्तियां उनसे कही। मैं क्या खूब लिखा है किसी शायर ने, मैं उनकी पंक्तियां इस मंच से कोट करना चाहता हूँ कि मैं सदा एक अपना अलग स्टाइल, एक अलग राह बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हालात के आगे कभी कलिंदर नहीं गिरता, कि हालात के आगे कभी कलिंदर नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए पर जमीन पे नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, लेकिन कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। लीजिए साहब, बच्चे ने हम सबकी जान ले ली, अभी तक तो बच्चे की जान ले ली, लेकिन बहुत अच्छा। और राहत साहब को तुमने आज याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। अच्छी और सच्ची बात हमें कविता और शायरी तक पहुंच जाती है, और जब संसदीय जनतंत्र बंधक हो जाता है, तब साहित्यिक लोकतंत्र, कविता और शायरी ही जनतंत्र की आवाज बुलंद करती है। इस समय पाबंदियां बहुत हैं और शोर करने वाली खामोशियां भी बहुत हैं। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहे। हेलो हेलो, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहे, या फिर ऐसी बातें हों जो खामोशी से बेहतर। मैं बेहद आदर के साथ भाई प्रताप फौजदार के साथ हम लोग छात्र जीवन से अपने सारे काम अंजाम, शैतानियां, शरारतें एक साथ करते थे, लेकिन आज एक बाल कवि की जिस साहित्य साधना पर हम लोग यहाँ बैठे, तो मुझे वो याद आ रहा है। इसीलिए तो बच्चों पर नूर बरसता है, शरारतें तो करते हैं, साजिशें नहीं करते, है ना भाई? प्रताप फौजदार को, जो आज के मुख्य अतिथि हैं, हम सबके बेहद अपने हैं, और इस समय तो देश विदेश में बहुत लाडले हैं, और हाईली फोटोजेनिक भी है, और कैमरे को खाए भी जा रहे हैं। प्रताप भाई, आप आओ। इस बच्चे के लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छी, सच्ची, मजेदार बात होनी चाहिए। आपका स्वागत। धन्यवाद भाई। इस पे चढ़ता हूँ तो आउट हो जाता हूँ, और यहाँ छोटा पड़ रहा हूँ। दीदी आपने कैसे बोल दिया? बहुत अच्छा माहौल है। दरअसल दीदी ये बताना चाह रही थी, मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी
उपस्थिति को सादर प्रणाम मेरा। दीदी दरअसल ये बताना चाह रही थी कि इतनी गर्मी है और ये सब है और ये सरदार कोट पहने हुए, उनका ये सब बांधने का मतलब ये था। तो दीदी पहले हम जब छोटे थे, हरीश भाई और हम बहुत पुराने, मतलब आपसे मेरा परिचय नहीं हुआ था, हम तब के साथी हैं। और इन्होंने भी मुझे कुर्ता पजामा पहने कभी नहीं देखा, आपने पता नहीं कैसे नील लगा दिया उसमें। थोड़ा बहुत हम तो बंकेश्वर की होली से ले चलिए, नहीं अच्छा है, तुमने इतनी देर मस्ती की तो अब झेलोगी भी। हम लोग साइकिल लाते थे सर, शर्मा जी, शर्मा साहब कहाँ गए? है अभी। हाँ, तो हम लोग साइकिल लाते थे, तो अच्छा एक बात, किराए पे सीखने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, घंटे के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, घंटे के हिसाब से मिला करती थी। देखो अनुभव बोलता है। घंटे के हिसाब से मिला करती थी। अच्छा एक बात बताइए, जब घंटे के हिसाब से साइकिल लाए तो आप उसको घर में रखोगे या चलाओगे? जितना दौड़ा पाएंगे दौड़ाएंगे। भाड़े का सूट है, अब इसको मैं घर में रखूं कि पहन के अपना पैसा वसूल कर दूं? मैं पैसा वसूल कर रहा हूँ। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे मन की बात है, थोड़ी देर टाइम है अपने पास? थोड़ी देर आनंद करेंगे तुम्हारे लिए तो दरअसल आज बहुत भागदौड़ हुई। ये मैं इसलिए सब कुछ पहने हुई कि आज उसकी शूटिंग थी लपेटे में नेताजी की, तो 15 अगस्त के लिए, तो वहां से सीधा मैं इधर ही आ रहा हूँ। नहीं मैंने कि ये भी बता दूं, हरीश भाई कहीं ऐसे न समझ रहा हूँ कि वैसे ही जाके बैठ जाता है, पहन के जाता है। और फिर दूसरा कोई ड्रेस पहने, ये सही कह रही है, कुर्ते पजामे में सरदार ताले बेचने वाला ही लगता है। ये सही कह रही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन इसलिए मैंने कभी कुर्ता पजामा पहना नहीं, क्योंकि बेचने के लिए ताले नहीं मिले। अपनी बात बता दी, अपनी बात बता दी। क्यों बताई इसने? पता है? नहीं बता रहा हूँ मैं, ये यादव है। ये कांड किए होंगे, याद आ गई। हाँ याद आ गई। क्या है, मैं एक बात हरीश भाई मुझे समझ में नहीं आई कि ये ईशान नाम के जो लड़के हैं ये ब्रिलियंट क्यों होते हैं? ये बात के सामने का इंसान, हाँ इंसान कुछ है जरूर। देखो ये ब्रिलियंट है, डॉक्टर ईशान बैठे हुए हैं, डॉक्टर ईशान और ये भी गोल्ड मेडलिस्ट। और सच में बताऊं, इन दोनों की वजह से हुआ ये, शर्मा जी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, जब मैं पहली बार इससे मिला और इसने कविता पढ़ी, मैंने कहा यार ये इसकी नहीं हो सकती। मेरा भी तो अनुभव बोलता है ना। मैं कहा यार ये इसकी नहीं हो सकती, लेकिन वास्तव में मैंने जब इससे बात की तो मैं सच कह रहा हूँ आपसे, इसकी शारीरिक उम्र जरूर 13 साल है, लेकिन इसकी मानसिक उम्र 25 साल से ऊपर है। मैं गारंटी देता हूं। तो मैंने इससे बात की, तो मैंने जब इससे बात की तो मेरी आंखें खुल गईं। अच्छा पिछले दिनों क्या हुआ, एक ईशान, पिछले दिनों क्या हुआ कि मेरी आंखों पर साइड इफेक्ट आ गया था। तो मुझे कम दिखने लगा, तो मुझे प्रोफेसर विनोद यादव जी डॉक्टर साहब के पास ले गई। इनकी दवाई लेके मेरी वैसे आंखें खुल गई। तो मतलब ये दोनों ईशानों से मिलके मेरी आंखें खुल गई। दोनों आंखें खुल गई, अंदर की बाहर की। लेकिन मैं डॉक्टर आज बैठे हुए, हालांकि विषय से हटके बात है, लेकिन उन्होंने
उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया मेरा। और आज मैं आप अपने मित्रों को, आप आदरणीयों को, दोस्तों को, सबको मैं देख पा रहा हूँ ढंग से। तो सच्चाई में डॉक्टर ईशान का हाथ है उसमें, और मैं चाहता हूँ कि इस बात के लिए आप थोड़ी सी सब लोग बहुत बाद में मिली। सच्चाई बताऊंगा, पहले कविता लिखता था, मेरी कई पुस्तकें आदि अधूरी पड़ी, इतिहास की तो छप गई। खैर सिख योद्धा हरि सिंह नलवा, शहीद वीरवर गोकुल सिंह, गोकुला को मैंने ही कब्र से निकाला, सच में बाहर लाया। तो ये हो गई, लेकिन मेरी अभी साहित्य की जो है वो आदि अधूरी रह गई। उसका कारण ये है, तुम ध्यान से सुनना। क्या हुआ, जैसे ही मैं चलने लगा था, ये दीदी के साथ मंचों पे जाया करता था, थोड़ा मशहूर हो गया। इसके बाद में मुझे लाफ्टर से बुलावा आ गया, मैं बॉम्बे चला गया। वहाँ से बहुत बड़ी शोहरत हुई, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, ना मैं उसके लिए गया था, वो अनायास मिल गई। अब तो शोहरत है, आप समझ ही रहे। सर चढ़ के बोलने लगी, लिफाफा इतने से इतने मोटे हो गए। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं आज सरस्वती माँ के सामने हूँ। आप मेरे सब छोटे बड़े भाई हैं या बुजुर्ग हैं, मेरे आदरणीय हैं। उस लालच ने मेरी साहित्य सेवा छुड़वा दी। मैं सही कह रहा हूँ, मैं लालच में पड़ गया, पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गया। लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी, लोगों को हंसाना। यही तो सबसे बड़ी कला है। सर कला क्या है, मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ, मुझको नशा है। और मेरा सच में नशा ये है कि मैं लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, लोगों के चेहरों पर हंसी देखना चाहता हूँ। इस बात का मुझे नशा हो गया है। हालांकि ईशान बढ़िया लिखता है, और मैं शुरुआती दौर में मैं आदरणीय हमारी अध्यक्षा जी बैठी हुई है, इनके साथ भी मैंने, और मैं एक या दो बार गोष्ठी में घर पर भी गया था। तू इधर आ जा, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? नहीं, जब से लगा हुआ, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले एक जैसा ही आता है, और किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा आता है। खाम में तुम भी फोटो करवाना चाह रही हो दीदी? हाँ, नहीं एक बड़ी फालतू है मेरे पास। लेकिन ईशान का जो मैं चाहता हूँ, हालांकि मेरे पास आता है, वो बच्चा है, तो मैं एक बात कहना जरूर चाहता हूँ कि चूंकि मैंने ईशान को पहले ही कहा था कि ईशान इस लालच में मत पड़ना। दरअसल क्या, हमारी दो विधा हो जाती है चिमटी पे साहित्य की, एक है वाचन परंपरा और एक है लेखन परंपरा। जो साहित्य की सेवा लोग करते हैं, वाचन परंपरा में नहीं जाते हैं। वाचन परंपरा शोहरत देती है, पैसा देती है। लेखन परंपरा जो है वो एक ऐसा जीवन देती है, ऐसा सम्मान देती है जो सदियों सदियों खड़ा रहेगा। क्या बात, ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जैसे ये 13 साल का बच्चा है, मैं 68 साल का बच्चा हूँ, इसकी पुस्तक आ गई, मेरी आज तक नहीं आई है। तो मतलब मैं बच्चा इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं अभी साहित्य में मेरी कोई 80% हुई पड़ी है, कोई 90% हुई पड़ी है, किसी की फिनिशिंग बाकी है, ऐसे पड़ी हुई है। लालच में इधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ, कहीं में। लेकिन कह रहे हैं ये कोरोना काल में तो थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन और काम छूट गए। तो मैं ये बताना था, तू ही मत ऐसा करे मेरे को। यहाँ बैठा बैठा मुझे प्रॉन्टिंग कर रहा है, सरदारों को इतने बुरे दिन आ गए कि भैया यादव भी सलाह दे रहे। जब मैंने आज जो शूटिंग की, मैं उसमें से कुछ पंक्तियाँ पढ़ा ना, हम हंसने का तो मौका नहीं है, तो इतनी देर हंसने आप यही बहुत है। हालांकि एक बात बताऊं, सुविधा नहीं सुविधा बहुत हो गई सर। यहाँ प्रोफेसर बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, आजकल तो सुविधा बहुत हो गई है।
एसी बस हो गई, एसी स्कूल हो गई हैं। बेटा सरदार जी रुक जाएंगे फिर जल्दी से भाई साहब बेटा जल्दी चला जा, हालांकि अभी 3 साल और टाइम है तेरा। शादी तो हो गई 3 साल पहले। अच्छा तो क्या है, आजकल सुविधा बहुत हो गई भाई। हमारे जमाने में शर्मा जी कहाँ सुविधा थी, कछु ना हो, पैदल स्कूल जाया करते। हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया। मुझे तो लेने के लिए चिमटी भाई को पता है, मुझे तो लेने के लिए हेडमास्टर साहब 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा करते थे। 2 टांग पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ सीधे स्कूल में जाकर पटका देते। अच्छा मैं भी जहाज का आनंद लेकर के जाया। आजकल तो बड़ा वो हो गया है, एक मुश्किल ये हो गई है कि आप कुछ कह नहीं सकते बच्चे से, पेरेंट्स आ जाते हैं, FIR तक हो गई है। कई मास्टरों के खिलाफ FIR। अरे साहब हमारे जमाने में कुटाइयाँ होती थी, हाय 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 हाय। और मास्टर भी नए नए तरीके निकालते थे कूटने के। हाँ एक हमारे मास्टर थे बड़े कूटू किस्म के। हाँ उनको हम कूटक यंत्र बोला करते थे अपने उसमें। तो वो थे, उनका कूटने का एक अलग स्टाइल था। जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था पहले उसकी तरफ वो मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, फिर उसे कठिन सवाल पूछते थे और नहीं बताता था तो कूटते। और ऐसे नहीं कूटते थे, हमारे स्कूल के आंगन में एक नीम का पेड़ था, तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे। नीम के नीचे ले जाके कूटते थे, उनका शौक था, स्टाइल थी। हाँ तो एक दिन वो मेरी तरफ मुस्कुराए। मैं खड़ा हो गया, बोले चल 70 का पहाड़ा बता। मैंने कही सर नहीं, पहले पहाड़े गिनती ज्यादा पूछते हैं। बोले मैंने कही सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। तो मैं घर आ गया, घर आकर के मैंने पहले 25 तक पहाड़े पूछे जाते थे, तो 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार लिया। मैं कही अब देखता हूँ उसको। मैं गया एक दिन, एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए, तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गई। बोले चले 27 का पहाड़ा बता। मैंने सर नहीं तो चलो नीम के नीचे। जो बात करता है बुद्धि की, हम मुझे में बचपन से है। हाँ एक दिन वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए, तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के नीचे चला गया। ये होती है। मैं आज एक छंद आपको सुना देता हूँ। देखिए मैं लिखने में गद्य भी लिखता हूँ, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बहुत लिखता हूँ, मैं पद्य भी लिखता हूँ। और ये भी नहीं यहाँ तक बात है कि मैं दोनों में, पिंगल में भी लिखता हूँ, डिंगल में भी लिखता हूँ। हमारे साहित्य की कविता की 2 मेन पहलू, डिंगल और पिंगल। पिंगल बात की है जिसमें तुकांत होते हैं, डिंगल गेय होती है, लेकिन हमारा जितना पौराणिक साहित्य है वो सारा का सारा डिंगल में है। वो गेय तो होती है लेकिन उसमें तुकांत नहीं होते। जैसे हम ऋग्वेद से ले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये क्या है, गेय तो है लेकिन इसमें तुकांत नहीं है। तो पिंगल के 16 छंद हैं और माँ सरस्वती का आशीर्वाद हुआ। तो मैं हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, भाई को पता है, लेकिन मैं 16 छंदों में लिख लेता हूँ और डिंगल में लिख लेता हूँ मैं। तो क्या है कि
कि मंच में थोड़ा सा एक अंतर है कि जो बात हम कविता में लिखकर समझा सकते हैं वो आप वाचन क्रिया में नहीं समझा सकते। वहाँ आपकी पंच लाइन उस टाइप की होनी चाहिए जो नीचे से लेकर के आ रही है। तो दोनों में अंतर होता है, कविता दोनों ही होती है, इसमें कोई शक नहीं है, वाचन क्रिया की भी, वाचन परंपरा की भी और उसकी भी। तो मैं आपको एक आध छंद सुना देता हूँ। हाँ, मैं जैसे बहर होती हैं, 18 बहर होती हैं, मुझे 4 है लेकिन 18 बहर होती हैं जो उर्दू साहित्य है वो बहरों के माध्यम से लिखा जाता है। उसमें मनोज जो है मेरा छोटा भाई, ये बहुत अच्छा लिखता है उसमें और इसको बहुत अच्छा ज्ञान है। अभी इसने अपने लिखी हुई सुनाई भी थी, तो मैं थोड़ी सी वानगी आपको सुना देना अगर टाइम हो तो। अरे बहुत चलिए वो बहर वाली वानगी में सुना देता हूँ। देखिए होता क्या है कि कवि क्या है, एक हमारे अंदर है कवि, एक आपके अंदर है कवि। फर्क इतना है, हमारा कवि यहाँ मंच पर बोल रहा है, आपका कवि बैठा हुआ कविता सुन रहा है। कवि हर एक के अंदर है, हम उसको कोई घटना देखी, आपने भी देखी, अनुभव किया, लेकिन हमने उसको अनुभव करके शब्द रूप दे दिया। फर्क इतना होता है। मैं एक सच्चा किस्सा बताता हूँ, ये सच्चा है, मैं हर जगह बताता हूँ इसको। मैं जम्मू कश्मीर में खड़ा हुआ था तो चिमटी भाई एक महिला मांगते हुए आई, 30-35 साल की रही होगी। तो हमारी भी आदत हो गई है और बेकारी भी बहुत हो गई, क्या करें, आदत क्या करें। तो मैंने कह दिया मैं चलो चलो आगे चलो, देश बेकारी हो जाएगा, ये टिप्पणी कर दी। वो गई आगे, एक परिवार खाना खा रहा था, गोटे वाली वो बंदी हुई थी, शायद वो माँ वैष्णो देवी से आ रहे होंगे। उनके पास गई, उस महिला को उन्होंने 2 पराठे दिए, खाना खा रहे थे। दोस्तों मेरी नजर थी उस पर, वो सत्य घटना बता रहा हूँ, उन पराठों को लेकर के गई, थोड़ी दूर पर 3-4 बूढ़े लाचार भिखारी बैठे थे, शायद वो अंधे भी थे। उस महिला ने भीख के मांगे हुए पराठे उन भिखारियों में बांट दिए। सर मैं बहुत परेशान रहा, 8 दिन तक परेशान रहा, सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि वो मुझसे कुछ पाने की अधिकार नहीं थी, पर मैं उसको कुछ दे नहीं सका। तो मेरे अंतर मन से 4 पंक्तियां निकली, मैं सुनाता हूँ आपको। कि मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रास्ते का भिखारी है। मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रास्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। लम्हा टाइम, समय, और समय वो सह है दोस्तों, एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर सकता है। समय की ऐसी महारत है कि मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रास्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। मेरी कमजोरियां उसकी अदा से हार जाती हैं, मेरी कमजोरियां उसकी अदा से हार जाती हैं। वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट देता है। वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट देता है। मैं तंज भी लिखता हूँ उसमें, मैं तंज सुनाता हूँ आपको, व्यंग। दरअसल क्या है कि जो हमारे मंच होते हैं ना वाचन परंपरा के, उसमें आजकल नहीं, बहुत दिनों से हमें तो विरासत में ये मंजू जी गई क्या? नहीं है। मंजू दीदी वगैरह ये जो पहली पीढ़ी के लोग हैं ना, इनसे विरासत में मिली है क्या चीज कि आजकल और तब भी और आजकल भी, अरे वो भबक गई हैं। तभी जो प्रिय विषय है ना वो आज भी है, नेता और पुलिस, क्योंकि इनसे ज्यादा त्रसित है जनता। जब इनकी हम उतारते हैं तो लोग आनंद लेते हैं, तालियां बजाते हैं। तो उसको मैंने वैसे नहीं कहा, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा शालीनता से कहा। उसमें एक व्यंग है पुलिस पर। हूँ बहुत हैरान तब से जब से उसने बात की, जरा समझे ना थोड़ी सी बात। हूँ बहुत हैरान तब से जब से उसने बात की, जाने क्या मनसा थी उसकी, किस सबब से बात की। तुम बताओ दोस्तों, क्या शकल से गुंडा हूं मैं? तुम बताओ दोस्तों, क्या शकल से गुंडा हूं मैं?
एक पुलिस वाले ने मुझसे कल अदब से बात की। कल अदब से बात, हाँ कल अदब से बात की। इसमें मिला हुआ अलिफ और लाम दोनों, कल अदब, कल मिला हुआ थोड़ा। तो कल अदब से बात की। एक तो चलिए मैं एक आपको छंद सुना दूं। हाँ सुनाइए। मैंने आज इस बात पर वहाँ बोला था, भाई साहब बैठो, बहुत बढ़िया बात कह रहा हूँ। क्या बात यार, हर आदमी सरदार को सरदार ही नहीं, उनने कहा पुलिस पे और इस पे तो बोल रहे हैं, नेताओं पे, सरदारों पे बोल नहीं रहे। ये भी सरदार बोल रहे हैं, सरदार तो बोल रहा है। अच्छा, मुझसे क्या दुश्मनी है? एक सरदार को तो 10 साल तक तुमने बोलने के लिए नहीं कहा। मुझे यहाँ घंटा भी नहीं हुआ तब भी आप पड़ गए। बहुत सारी तरक्की की है, लेकिन हमने कुछ ऐसी चीजें जो छोटी नहीं हमारी, वो आज भी बरकरार है। वो हमारा क्या नहीं बदला, आनंद के लिए लिखा। सुने, 12-12 घंटे पहले होती थी ट्रेन लेट, आज भी हो रही है लेट उसी जोश से। जब पहले 47 पे थी उसी तरीके से होती थी, बिजली के इंजन तक, आज भी हो रही है लेट उसी जोश से। और दीवार पे जिसकी मनाही लिखी होती है, दीवार पे जिसकी मनाही लिखी होती है, वही काम करते हैं वही पूरे होश से। ये बड़े बड़े, देखिए ये बहुत बढ़िया बात है, एक कभी नहीं सुना। बड़े बड़े धन्ना सेठ सब्जी खरीदते हैं, पहले भी खरीदते थे, आज भी खरीद रहे हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठ सब्जी खरीदते हैं, धनिया फ्री का मांगते हैं उसी धौंस से। उसमें भी आज भी धनिया। और ये मैं जितनी मेरी महिला आदरणीय बैठी हुई हैं उनको समर्पित करता हूँ। धनिया फ्री का मांगते हूँ उसी धौंस से। और दादी जी भी फेंकती थी, माता जी भी फेंकती थी, बहू भी जो बुहार फेंके कचड़ा पड़ोस पड़ोस में। हाँ, तो अपनी आदत नहीं बदली है गए 75 सालों से, अपनी आदत नहीं बदली है गए 75 सालों से। और किस में हिम्मत टक्कर ले ले हम भारत माँ के लालों से। चलिए अब मैं इसका समापन कर देता हूँ। आशीर्वाद दे दो बच्चे को। नहीं दूंगा, मैं तो फिजिकली देता हूँ भाई, बातों से ही नहीं। कूदता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आज ईशान देव को देता हूँ। क्या बात है, ये तरक्की करें, फले फूले और साहित्य की सेवा करें। हम तो कुछ दूसरे कामों में लग गए तो नहीं इतनी कर पाए, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इन्होंने एक पुस्तक तैयार कर दी, इनका संकलन आ गया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और इनके सफल जीवन के लिए और सफल साहित्य करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभाशीष। आइए, कार्यक्रम अंतिम चरण में है और हम मंचस्थ अतिथि और ईशान की हौसला अफजाई के लिए आयोजकों ने एक स्मृति चिन्ह तैयार किया। ईशान कहाँ है?
मैं माननीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन से पूर्व बेहद आदर के साथ हम मंचस्थ अतिथि और उपस्थित जन को स्मृति चिन्ह देकर इस गौरवशाली क्षण को यादों में याद रखना चाहते हैं। सूरज तिवारी जी। हाँ हाँ बेटा ईशान इधर आओ। हमारे मध्य ईशान की जो किताब है, कविता संग्रह है, उसको निखिल प्रकाशन समूह ने प्रकाशित किया है। वो प्रकाशक ईशान का सम्मान करना चाहते हैं। इनके निदेशक मोहन मुरारी शर्मा जी से प्रार्थना है जो वो एक मेमेंटो, सम्मान पत्र, उपहार और एक पब्लिकेशन सर्टिफिकेट वो तीनों ले आइए। आप अपना दहेज जल्दी से दीजिए। और अब भाई सूरज तिवारी, राजीव, हाँ मेमेंटो तैयार रखे। हाँ हाँ एक आराम से सर, एक मिनट है, एक मिनट सर। अभी खबर कर दूंगा। यहाँ उपस्थित हुए हैं। सच कहते हैं सब लोग कि जब बच्चे खेलने में और उद्दंडताओं में और माँ बाप के आदेशों को नकारने में लगे हुए हैं, तब राहुल बिना उनके कहे पढ़ने में लगा हुआ है, साहित्य साधना में लगा हुआ है और अपने शौक को शान दे रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये जो चीज है ये बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। मैं अपना एक हाइकू प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग कहेंगे हाइकू क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता भी दूं कि हाइकू में वर्ण होते हैं, अक्षर 5, 7, 5 यानी 17 अक्षरों में अपनी बात कहनी होती है। तो मैं कह रही हूँ कि जो जीत दिलाती सीखने की ललक हर क्षेत्र में, जीत दिलाती सीखने की ललक हर क्षेत्र में। भाई निखिल ने मेरी भी एक पुस्तक प्रकाशित की है जो हाइकू संग्रह है, बूंद बूंद से घट भरे। तो जैसे बूंद बूंद से घट भरता है, ऐसे ही हमारा ईशान अपने रोज रोज की साधना से अपने साहित्य को समृद्ध करता रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि दूर से देखने में नहीं समझ में आता है किसी का व्यक्तित्व, किसी का कृतित्व, लेकिन जब हम समीप पहुंचते हैं तब समझ में आता है। ईशान पहली बार मुझे दिखाई दिया था प्रील्यूड जो स्कूल है वहां प्रतियोगिता में भाग लेने आया था, काव्य प्रतियोगिता। तो स्वरचित काव्य प्रतियोगिता थी, उसमें इसने हम लोगों के मतलब जज थे हम लोग। तो निर्णायक मंडल के मतानुसार स्थान प्राप्त किया था, गौरव प्राप्त किया था। और इसने मुझे याद रखा कि मैं भी एक निर्णायक मंडल की सदस्य थी कि जिसने इसकी प्रतिभा को पहचाना था और रेखांकित किया। तो इस चीज के लिए मैं कह रही हूँ कि करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, जमीन से तो चांद जरा सा दिखाई देता है। तो जो यूं ही कभी सड़क चलते या बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में देखेंगे इसे शायद न पहचाने,
लेकिन जब मिलेंगे इससे, बात करेंगे इससे, तो इसकी ऊंचाई तक उनके लिए पहुंचना मुश्किल हो। यही शुभाशीष है मेरा, यही आशीर्वाद। अध्यक्ष जी बेहद भावुक हो गई और उनके अध्यक्षीय आशीर्वाद और उद्बोधन के पे हम उनकी कविता से वंचित हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये कहूं, मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाएं, जितने मुरझाए हुए फूल हैं सब खिल जाएं। कार्यक्रम के दौरान में यदि किसी अतिथि का मेरे से नाम छूट गया हो तो मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। बहुत अच्छा संचालन। और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्थाएं, सीमाएं कभी कभी कुछ चीजों से छिटक जाती हैं, तो इसलिए मुझे माफ कर दिया जाए। और औपचारिक रूप से ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हो रहा है। अधिकृत आभार के लिए मैं डॉक्टर विनोद यादव जी को क्या किस किस के बताओ। हाँ हाँ, डॉक्टर ईशान यादव जी का है, जैसे हाँ, डॉक्टर डीवी शर्मा जी का, हाँ निखिल साहब, हाँ हाँ, तो आ जाओ, मोमेंटो लेके आ जाओ। हाँ हाँ, आदरणीय कुशवाहा जी का है एक मोमेंटो, है ना। में पधारे, मैं आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपने भाषण में भी कई लोग ऐसे थे जिनका मैं नाम लेने में असमर्थ रहा या मैं मंच पे आकर भूल गया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किसी की भी कोई इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। आप सब लोग मेरे लिए महनीय है, सब लोग मेरे लिए सम्मानजनक है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और हमारे छोटी सी एक जलपान की व्यवस्था है जिसमें आप अवश्य पधारें। ये मेरा आप सब लोगों का धन्यवाद।